नमस्कार। आज हम लोग हिंदी की विशेषता आगे जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित यानी आधारित है। वैसे ही अब आगे हम लोग जानेंगे हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह हैं। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे रोमन में क्या है कि उस ध्वनि के लिए उसमें एक लिपि के लिए जो है कई सारे ध्वनि चिन्ह हैं, लेकिन हिंदी में जो है अन्य लिपि के जैसा नहीं है। देवनागरी में एक लिपि से दो दो ध्वनियों का बोध नहीं होता है। हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी जाती है। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक ध्वनि के लिए एक ही जो है चिन्ह निर्धारित किया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य लिपि में ऐसा नहीं होता है। देवनागरी में एक लिपि से दो दो ध्वनियों का बोध नहीं होता। हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी पढ़ी जाती है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण की विशेषताएं। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है यानी आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। यानी संस्कृत पर आधारित होते हुए भी हिंदी व्याकरण जो है अपनी कुछ विशेषताओं को रखता है। हिंदी को संस्कृत का उत्तराधिकार मिला है क्योंकि इसमें संस्कृत व्याकरण की देन कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी बहुत ऐसा नहीं है कि हिंदी संस्कृत व्याकरण का इसमें कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं, उसका भी काफी इसमें सहयोग रहा है और उसका देन रहा है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। इस तरह क्रिया प्रवाह एकांत संस्कृत व्याकरण के आधार पर, परंतु कहीं कहीं मार्ग भेद भी है। यानी क्या बताया जा रहा है, यानी उसके आधार पे संस्कृत व्याकरण के आधार पे हिंदी व्याकरण जो है अपना तैयार किया हुआ है, किंतु यहाँ पे कहीं कहीं जो है अलग रास्ता हिंदी जो है वो बनाई, कहीं कहीं मार्ग भेद भी है। जहाँ हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग को ग्रहण किया है। कुछ कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे हिंदी ने क्या किया, संस्कृत को छोड़ के वो अपना ही सरल सा शब्द को ग्रहण किया है। इसलिए कहा गया है हिंदी ने संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। अब चूंकि इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है कि संस्कृत का सहयोग नहीं, संस्कृत के सहयोग से हिंदी का व्याकरण की रचना हुई है, लेकिन कई जगहों पर ये जो है स्वतंत्र रूप से अपनी एक अलग विशेषताएं रखता है। अगर देखा जाए तो हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। सही बात है, प्रत्येक भाषा जो है ना सब अलग अलग लिखने और बोलने का उनका एक अलग ही शैली है। कुछ बातें ऐसी है जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले कुछ दूसरे ढंग से और अंग्रेजी वाले कुछ तीसरे ढंग से कहते हैं। यही बात बांग्ला, मराठी, अन्य भाषाओं में किसी और ढंग से कही जाती है। भाषा का यह ढंग ही उसका रूप शुद्ध रखता है और उसके अच्छे होने का सबसे अच्छी पहचान की कसौटी है। यही जो ये अलग अलग ढंग सभी भाषाओं में बोलने का जो है, बताने का जो है वो एक ही बताते हैं, लेकिन उसका बोलने का ढंग जो है वो अलग अलग रहता है सबसे, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आगे हम लोग जानेंगे
हिंदी का क्षेत्र विस्तार। ठीक है, हिंदी का क्षेत्र विस्तार। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है। ये बात है। हिंदी क्षेत्र दो भागों में बांटा गया है, पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी। और इन दोनों क्षेत्र में जो है हिंदी के अनेक बोलियां प्रचलित है, जो अब प्रायः घरों में ही व्यवहारित होती है। हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब समय नहीं रहा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भले ही ऐसा करना कदाचित हो, पर हिंदी के समृद्ध परंपरा और प्रवाहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो ये हम लोग आज इतना जाने हिंदी की विशेषता, है ना, हिंदी की क्या विशेषता। और भाषा जो है अपना एक भाषा जो है ना, वो एक नदी की तरह है। वो एक नदी जैसे चंचल सदा बहती रहती है निरंतर, वैसे ही भाषा जो है निरंतर से बहती रही है। वह रुकना नहीं जानती। यदि कोई उसे बलपूर्वक रोकना चाहे तो वह भाषा के बंधन को क्या कर तोड़कर आगे निकल जाती है। भाषा क्या है? तो भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है। भाषा क्या है? तो नदी की धारा की तरह चंचल है, जो रुकना नहीं जानती है। इसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है और यहाँ विभिन्न कालों में विभिन्न भाषाओं को बोलते लिखते हुए सभी आए हैं। यहाँ की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा रही है, जिसका व्यवहार हमारे ऋषि मुनि, कवि, विद्वान लोग समय समय पर करते रहे हैं। इसका प्राचीनतम रूप संसार का सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा तो ऋग्वेद में इसका प्राचीनतम रूप संस्कृत का आपको मिल जाएगा। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष क्या है तो पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। क्या बताया जा रहा है? हिंदी जो है किसकी उत्तराधिकारिणी है? तो आर्य भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन है? तो हिंदी है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा तो आपका हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ये हुआ पहला क्या? ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा आ जाता है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा आ जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से आज तक। पहला क्या है ये? तो ये है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा
पूर्व तक। दूसरा आ गया आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 से आज तक ये चलता आ रहा है। इस तीनों काल जो है ये आपको प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषद की रचना हुई। इस काल में प्रथम में आपको इनमें किन किन की रचना हुई, तो प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई। वे वैदिक संस्कृत में लिखे गए। इसमें जो भी रचनाएं की गई वो किस में लिखे गए, तो वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में लिखी गई। दूसरा आ जाता है आपका मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। और इस एक नए युग की प्रवेश हुई। इसमें जो है एक नए युग की प्रवेश हुई और यहाँ से भाषा की सृष्टि और विकास करती रही। इसमें जो है आपको विकास के रूप में भाषा का जो रूप सामने आया उसको क्या कहते हैं, प्राकृत। इसमें भाषा का जैसे जैसे विकास होता गया तो इसका एक रूप सामने आया और उसको प्राकृत कहते हैं। प्राकृतिक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल का बोलचाल में मतलब ये दबी पड़ी हुई थी। उसने जो है इस काल में आकर के एक विकसित स्वरूप पाया। पाली और शिलालेखी प्राकृत के सामने आई इसी काल में। तीसरी अवस्था में अपभ्रंश का विकास हुआ और इसके बाद यहाँ से प्राकृत, फिर पाली और पाली से फिर किसका विकास होता है, अपभ्रंश का। अपभ्रंशों का विकास हुआ। आधुनिक में आ जाते हैं। आधुनिक में क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना से कितना, 1000 ईस्वी से आज तक। 1000 ईस्वी से यहाँ से नए युग में प्रवेश करती है। मध्यकाल अपना जो चरम विकास अपभ्रंश। तो आज तक हम लोग यहाँ तक जानते हैं। अगले क्लास में नया चैप्टर और नया कुछ जानेंगे हिंदी के बारे में। तो आज के लिए धन्यवाद।